हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा चैप्टर 2 चल रहा है सॉल्यूशन वाला। ठीक है, इसके 2 पार्ट शायद मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज ये पार्ट 3 है और 2 या 3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी केमिस्ट्री की। उसका रीज़न आप सभी को नहीं पता, थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा धमाकेदार कहते हैं ना वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करने से नुकसान आप सभी का होगा, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है यार। मेरा तो टारगेट है आप सभी को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना, वो हम दे रहे हैं और इसी प्रकार से देते रहेंगे। लेकिन आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, इससे आपको नुकसान होगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और बोर्ड परीक्षा में 90+ लाना चाहते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो बेल आइकन दिखाई दे रहे हैं उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टूडेंट देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले अणु संख्या गुणधर्म के बारे में। तो देखो, अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है? तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म या वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों, वो अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। याद रखना इस पॉइंट को। तनु विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कितने हैं कण, जितने ज्यादा होंगे उसी हिसाब से जो विलयन है उसकी प्रकृति बदल जाएगी। तो ये संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन जो कण है उसके आकार तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। उनको कैसे? देखो, आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा अणु संख्यक, अणुओं की संख्या। तो अणु संख्या गुणधर्म इन्हीं के आधार पर पड़ा है, जो हमने डेफिनेशन आपको बताई है कि तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर, किस पर? कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। उनको कहते हैं हम लोग अणु संख्या गुणधर्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अणु संख्या गुणधर्म। अब जो तनु विलयन होते हैं उनके अणु संख्या गुणधर्म भी स्टूडेंट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पराशर दाब, जो कि मैं अभी डिस्कस कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्वथनांक उन्नयन पढ़ाऊंगा। क्वथनांक उन्नयन का मतलब थोड़ा सा जान लो, मैं यहाँ पर थोड़ी चीजें बताता जा रहा हूँ। क्वथनांक किसे कहते हैं? जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको कहते हैं क्वथनांक। और अगर हमने उस द्रव में कोई, जैसे सपोज करो जल है, जल का क्वथनांक आप सभी जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमने उसमें चीनी मिला दी तो चीनी मिलाने पर क्या होगा? उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। अब उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, बल्कि उससे ज्यादा हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि हमने कितने कण उसमें घोले हैं। जितने कण ज्यादा घोलते जाओगे, क्योंकि कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो जितने ज्यादा कण घोलोगे उसका जो क्वथनांक उन्नयन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। हिमांक अवनमन तीसरा पॉइंट होता है। हिमांक में कमी होने, जैसे जल का हिमांक कितना होता है आप सभी को पता होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। हिमांक आप जानते हो? अगर द्रव को ठोस में बदलना चाहते हो तो उसको कहते हैं हिमांक। जिस ताप पर घटना होती है ना उसको कहा जाता है हिमांक। तो अगर हमने इसमें, जैसे चीनी, अभी मैंने बात की चीनी या फिर नमक, मैंने कुछ भी मिला दिया तो हिमांक में कमी आ जाएगी। जो 4 डिग्री सेल्सियस है, अब उससे भी कम टेम्परेचर पर क्या होगा? जल जम जाएगा। ठीक है, तो हिमांक में कमी आ रही है। और उसके बाद है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि 14 पॉइंट है। और इसमें राउल्ट का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, इसलिए उसको सही तरह प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो मैं अब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसमें पराशर दाब। आज का जो टॉपिक है पूरा पूरा पराशर दाब से रिलेटेड ही रहेगा। उसके बाद अगली वीडियो में क्वथनांक उन्नयन, उससे अगली वीडियो में हिमांक अवनमन, फिर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं क्लियर कराऊंगा, आज टेंशन मत लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट पराशर दाब तथा पराशर की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पराशर। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है यहाँ पर SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या फिर कह सकते हैं हम लोग तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह। इस पर आप सभी को फोकस करना, स्वतः प्रवाह मतलब अपने आप जा रहा है। जो विलायक यहाँ पर क्या है? जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, विलयन की ओर वो स्वयं जाएगा, हम उसमें कोई भी वर्क नहीं करने वाले हैं। या फिर तनु विलयन है, वो सांद्र विलयन की ओर स्वतः जाएगा। तो स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर देखो डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। हमने कोई पात्र ले रखा है, इसमें बीच में है स्टूडेंट आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आप सभी को ये दिखाई दे रही है। ये है आपकी SPM या फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है,
ऊपर के पार्ट में हमने ले रखा है विलायक सॉल्वेंट और नीचे हमने ले रखा है विलियन। और विलियन में आप सभी जानते हो विलेय के कण और विलायक के कण दोनों होते हैं। तो जो मैंने डार्क दिखाए ना ये है आपके विलेय के कण, और जो मैंने गोल गोल दिखाए हैं ये स्टूडेंट आपका विलायक। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे विलियन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नीचे वाले पात्र में क्या भरा हुआ आपका विलियन। तो अब क्या होता है, जो विलायक के कण हैं वो अपने आप ही इस विलियन की ओर गति करने लगेंगे, स्वतः प्रवाह इनका होने लगता है, क्योंकि इनकी सांद्रता कम होती है और इसकी सांद्रता विलियन की ज़्यादा होगी। तो जो विलायक के कण हैं वो अपने आप ही विलियन की ओर गमन करने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक है। और शुद्ध विलायक का मतलब जानते हो, इसमें क्या होंगे, हमारे विलायक के कण होंगे, विलायक के अणु होंगे। तो शुद्ध विलायक से विलियन की ओर स्वतः प्रवाह, मतलब अपने आप ही जाएंगे, स्वतः प्रवाह। या फिर हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, सपोज करो नीचे हमने ले लिया सांद्र विलियन और ऊपर हमने ले लिया तनु विलियन। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, तनु विलियन। तो अब जो तनु विलियन के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो क्या करेंगे, इस सांद्र विलियन की ओर गमन करेंगे और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों विलियनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। तो दोनों डेफिनेशंस बना सकते हो आप। तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो जैसे चाहे वैसे, एक चीज़ और आप सभी याद रखना, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसमें से होकर केवल और केवल विलायक के कण आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं आ जा सकते। इस चीज़ को आप सभी याद रखना। अगर मैं ऊपर तनु विलियन ले रहा हूँ ना, तो तनु विलियन में से केवल विलायक के कण जाएंगे उस सांद्र विलियन में, ना कि विलेय के कण। बहुत सारे बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे हमने तनु विलियन ले रखा है तो इसमें विलायक और विलेय दोनों के कण हैं, तो विलायक के कण उस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उस सांद्र विलियन में चले जाएंगे। ठीक है, तो केवल विलायक के कण आर पार आ जा सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। तो बहुत ईजी डेफिनेशन है, विलायक के अणुओं का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर इस विलियन में, या फिर हम कह सकते हैं तनु विलियन, अगर ये तनु विलियन होता और ये सांद्र विलियन होता तो विलायक के अणुओं का तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका अंतः परासरण, एक होता है आपका बाह्य परासरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडोस्मोसिस, और इसको कहा जाता है एक्सोस्मोसिस। देखो इसका एग्जाम्पल तो आप सभी ने खुद ने भी किया होगा बचपन में, जरूर क्या किया होगा। मैं दो पात्र यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये दो पात्र ले रखे हैं। पहले में मैंने ले रखा है स्टूडेंट जल, क्या ले रखा है, जल। यहाँ पर मैंने इस जल में मैंने किशमिश क्या डाल दी है, किशमिश। अब आप सभी क्या देखते हो, 1 या 2 घंटे बाद ये जो किशमिश है स्टूडेंट अंगूर के टाइप की हो जाती है। क्या हो जाती है, ये किशमिश फूल जाती है, कुछ इस प्रकार से हो जाती है। आप सभी को पता होगा, प्रैक्टिकल नहीं किया तो करके देख लेना। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? तो अगर मैं आप सभी को बताऊं किशमिश कैसी होती है, मीठी होती है। कैसी होती है, मीठी होती है। अब किशमिश के अंदर जो विलियन है वो कैसा है, सांद्र है। वो कैसा है, सांद्र। और हमने इसको किस में डाला है, जल में। तो जल क्या है, हमारा एक विलायक है। तो विलायक के जो कण हैं और किशमिश के चारों ओर जो आवरण बना हुआ है ना, वो हमारा काम करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली का। ये जो है ना, ये जो बना रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा, ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक क्या होंगे, छिद्र होंगे, जिसमें से विलायक के जो कण हैं वो इस किशमिश के अंदर जाएंगे, क्योंकि उसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो विलायक के, आप सभी जानते हो विलायक के कण या विलायक के अणु किधर गति करते हैं, जिधर विलियन की सांद्रता अधिक हो। तो विलायक के कण क्या करेंगे, इस किशमिश के अंदर जाते जाएंगे और जाने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा अंतः परासरण का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, सूखी हुई किशमिश को या फिर किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, वो रीजन आप सभी के समझ में आ गया होगा कि जो विलायक के कण हैं ये उस किशमिश के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि किशमिश के अंदर की जो सांद्रता है वो अधिक है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर या तो आप ले सकते हो चीनी का गाढ़ा घोल या फिर आप ले सकते हो नमक का विलियन। ठीक है, अगर मैंने इसमें अंगूर डाल दिया, चीनी का गाढ़ा घोल है, अगर मैंने उसमें अंगूर डाल दिया तो कुछ टाइम बाद 1 या 2 घंटे बाद आप देखना ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसा आखिर क्यों हुआ? अंगूर है
अंगूर के अंदर का जो विलयन है उसकी सांद्रता कैसी है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विलयन है अंगूर के अंदर का वो कैसा है, डाइल्यूट है, तनु विलयन है। और जब हमने चीनी के गाढ़े घोल में इसको डाला तो चीनी का मैंने गाढ़ा बोला है, याद रखना क्या बोला, गाढ़ा बोला है। तो चीनी के गाढ़ा घोल का मतलब क्या है कि उस विलयन की सांद्रता अधिक होगी। तो अब जो विलायक के कण हैं इस अंगूर के अंदर से कहाँ आ जाएंगे, इस सांद्र विलयन में या चीनी के गाढ़े घोल में, और तब तक आएंगे जब तक कि इसमें से सारा का सारा विलायक इसमें नहीं आ जाता। क्लियर है। और ये हमारा एग्जाम्पल है बाह्य परासरण का या एक्सोस्मोसिस का। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर वह अब यहाँ पर क्या है, सिकुड़ रहा है यहाँ क्या है, सिकुड़ रहा है, और यहाँ पर आप सभी देख रहे हो किसमें जो फूल रही है। ठीक है, तो क्लियर है सभी को। तो अगर आपसे कोई अंतः परासरण या बाह्य परासरण पूछता है तो आप बता सकते हो। और यहाँ पर अंगूर की जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, अर्थात अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करेगी। और उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है वो है अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ। अब देखो वे झिल्लियाँ, ये इनका काम क्या है, चलो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है, तो वे झिल्लियाँ जो विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार आने जाने देंगी, अर्थात विलायक के कण तो इनमें से आर पार आ जा सकते हैं लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती हैं, उनको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्लियां या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मैंने यही डेफिनेशन लिखी है कि वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार आने जाने देती हैं परंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी? मुझे तो नहीं लगता यार किसी को दिक्कत होगी तो यार बता देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि विलयनों के अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। तो जो तनु विलयन होते हैं उनके कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके आकार और प्रकृति पर, तो उनको कहते हैं तनु विलयनों के अणुसंख्या गुणधर्म। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स लिए, परासर दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, फिर परासर दाब के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर परासर के बाद परासर दाब हमारा टॉपिक रह गया। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं समझने का प्रयास करना। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको अलग अलग बुक में देखने को मिल जाएंगी, बट ये इजी डेफिनेशन है जो आपकी समझ में आ सकती है। किसी विलयन का परासर दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के, उस स्टैटिक प्रेशर के, उस लिक्विड स्टैटिक प्रेशर के इक्वल होता है, बराबर होता है, जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। समझने का प्रयास करना। कोई विलयन है, किसी विलयन का जो परासर दाब है उस लिक्विड स्टैटिक प्रेशर के इक्वल होता है, बराबर होता है, जो विलयन को, याद रखना यहां से समझने का प्रयास करना, जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर, अगर हम विलयन को विलायक से पृथक करें तो पृथक करने पर एक लिक्विड स्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो किसी विलयन का जो परासर दाब है उस लिक्विड या द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। बहुत इजी डेफिनेशन अच्छे से तैयार हो जाएगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप सभी को बताना चाहूँगा, स्टूडेंट समझने का प्रयास करना। देखो परासर दाब बराबर क्या लिख सकते हो आप सभी, इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा लाइक करने के लिए, और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स आने चाहिए। ठीक है, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। आप सभी चाहते हो कोर्स जल्दी से खत्म हो तो इतना तो करना पड़ेगा यार। ठीक है, देखो परासर दाब बराबर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो अब मैं यहाँ पर आपको और डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। परासर दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अब ये समझाने का प्रयास करूँगा क्या है ये। और एक और सूत्र आप सभी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो ऑस्मोटिक बताया आपको, ऑस्मोसिस, उसके 2 चीज़ें बताई थी, 2 डेफिनेशंस बताई हैं। परासरण दाब बराबर तनु विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब, सांद्र विलयन का वाष्प दाब। अब देखो स्टूडेंट यहाँ समझने का प्रयास करना, अगर कोई विलायक है, जैसे जल की बात करूं,
जल हमने गर्म किया, गर्म करने पर उसका जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो क्वथनांक है किसके इक्वल होता है, मतलब उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो विलायक का वाष्प दाब मैंने यहाँ पर ले लिया, फिर मैंने विलयन का वाष्प दाब इसमें से माइनस क्यों किया है, समझने का प्रयास करना। अगर हमने उसमें चीनी डाल दी, कुछ मात्रा में मैंने चीनी डाल दी सपोज करो, अब चीनी डालने पर क्या होगा, उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन पॉइंट समझने का प्रयास करना, लेकिन उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, लेकिन उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना सभी, क्वथनांक में तो वृद्धि होती है, लेकिन जो वाष्प दाब है, जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो कम हो जाएगा उस विलयन का। जितनी ज्यादा मात्रा में हम विलय मिलाते चले जाएंगे, चीनी मिलाते चले जाएंगे, उसका वाष्प दाब वैसे ही घटता चला जाएगा। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो घट गया, और विलायक का जो वाष्प दाब है वो ज्यादा है। अगर हम विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दें तो हमें जो प्राप्त होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो परासर दाब होगा। क्लियर है, जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली को विलयन से अलग करने पर उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जो अभी मैंने डेफिनेशन आप सभी को बताई थी, ये वाली, कि किसी विलयन का जो परासर दाब है उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। एक चीज मैंने यहाँ पर एक और डेफिनेशन आपको बताई थी अभी परासरण की, ऑस्मोसिस की, कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, जो विलयन तनु है उसका वाष्प दाब तो कम होगा, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अब जैसे जैसे उसमें मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे विलयन सांद्र होता जाएगा उसका वाष्प दाब भी कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है तनु विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब। अगर तनु विलयन है और सांद्र विलयन है तो हम क्या करेंगे, तनु विलयन का जो वाष्प दाब होगा उसमें से हम सांद्र विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, वैसे मैं आपको वाष्प दाब के बारे में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, क्योंकि चौथा पॉइंट हमारा वही है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परासर दाब के नियम। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, और यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो भी गया होगा। अब देखो परासरण दाब के नियम, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से वैसे न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछा जाता है। और कुछ भी आए हमें तो भाई आपको सब कुछ पढ़ाना है, पढ़ाते रहेंगे, टेंशन मत लो, बस मेहनत करते रहो, हमारा नाम रोशन करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहो। चलो अब डालो परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखो वैज्ञानिक वान हाफ है, कौन है, वैज्ञानिक वान हाफ, इन्होंने बताया कि जो गैसीय नियम होते हैं, जैसे बॉयल का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, ये केवल गैसों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, इनको तनु विलयनों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया कि इन विलयनों, मतलब जो नियम गैसों के लिए थे उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया तनु विलयनों के लिए। और कुछ तनु विलयन के नियम मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यहाँ पर परासरण दाब के नियम बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर परासरण दाब के नियम, पहला जो नियम है वो है हमारा बॉयल वान हाफ का नियम। बॉयल वान हाफ का नियम, मैं दोनों का कंपैरिजन करके आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, जिससे आपके समझ में और अच्छे से आ जाए। देखो अगर हम गैसों की बात करें तो हमारा ये जो नियम होता है ये होता है V प्रोपोर्शनल 1/P। ठीक है, उसका मतलब क्या भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ पर है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड कर देना। यदि विलयन का परासरण दाब P
परासरण दाब P एवं विलयन की सांद्रता C हो तो, ठीक है। तो जो विलयन हम ले रहे हैं स्टूडेंट, समझना बॉयल वॉन-टॉप का नियम क्या कहता है। अगर आपने पढ़ रखा है चार्ल्स बॉयल का नियम, तो ये होता है V प्रोपोर्शनल 1/P, मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, बस P को मैं V की जगह लेके गया हूँ और अभी ये सीक्वेंस भी निकल के आएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर नियम क्या कहता है हमारा, स्थिर ताप पर जो टेम्परेचर हम लेंगे, जिस विलयन की हम बात कर रहे हैं, वो टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट। किसी विलयन का जो परासरण दाब होगा, किसी विलयन का परासरण दाब वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात जो परासरण दाब उत्पन्न होगा वो डिपेंड करेगा विलयन की सांद्रता पर। अगर विलयन जो हमने ले रखा, अगर उसकी सांद्रता ज़्यादा है तो विलयन का जो परासरण दाब वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। और अगर सांद्रता कम है तो परासरण दाब जो है वो घट जाएगा। तो विलयन का परासरण दाब मैंने यहाँ पर कितना माना है P, और विलयन की जो सांद्रता वो कितनी मानी है C। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल C। बट कंडीशन क्या है, स्थिर ताप पर जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। या अगर मैं इसको इधर ले आऊँ और इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगा, या P/C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P/C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर हमने सांद्रता ले ली स्टूडेंट, यदि यहाँ एक चीज़ और लिख लूँ, यदि विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति V लीटर हो तो, मतलब हमने यहाँ पर सांद्रता को रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब जानते हो कि हम C की जगह 1/V को यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, C की जगह 1/V को यूज़ कर सकते हैं, मोल पर लीटर। क्योंकि हमने जो विलयन की सांद्रता मानी है वो कितनी मानी है कि 1 V लीटर आयतन में विलय का 1 मोल घुला हुआ है, तो हम सांद्रता की जगह C की जगह 1/V यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर C को हटाकर क्या यूज़ करूँगा, या P/1/V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि V हमारा कहाँ पहुँच जाएगा स्टूडेंट, ऊपर। तो यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है कि किस स्थिर ताप पर जो विलयन का परासरण दाब होगा वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन का परासरण दाब कितना माना P, और विलयन की सांद्रता हमने कितनी मानी C, तो P प्रोपोर्शनल हम C लिख सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर हम लेंगे इस विलयन के लिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं जब C को इधर लेके आऊँगा, P के नीचे लेके आऊँगा, तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि अगर हमने विलयन की जो सांद्रता है वो 1 मोल प्रति V लीटर ले रखी है, तो C की जगह मैं 1/V मोल पर लीटर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि सांद्रता का मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, C की जगह 1/V यूज़ करेंगे, तो V हमारा कहाँ जाएगा, P के बराबर में। तो हमारा एक सूत्र ये बन जाएगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा है बॉयल वन-टॉप का नियम, और इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो कमेंट करके बता देना। आप सभी के कमेंट्स हम पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब डालो चार्ल्स वन-टॉप का नियम। दूसरा पॉइंट डालो, चार्ल्स वन-टॉप का नियम। इसी प्रकार से वो भी है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है यार, ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पर सांद्रता कांस्टेंट करनी है बस विलयन की। ठीक है, दूसरा पॉइंट डालो, चार्ल्स वन-टॉप का नियम। यहां लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब, सांद्रता कैसी है, कांस्टेंट है, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है।
ठीक है, बहुत ईजी है यार। सेम अगर दोनों में अगर एक दूसरे से रिलेट करके देखोगे तो इसमें कोई अंतर नहीं है। जहाँ सांद्रता है वहाँ टेम्परेचर को पहुँचा दो बस, और कुछ नहीं करना। जहाँ टेम्परेचर है वहाँ सांद्रता को पहुँचा दो। तो स्थिर ताप, पहले में स्थिर ताप था तो मैं ताप को यहाँ लेके आ गया। पहले में स्थिर ताप था तो इससे सांद्रता कर दी, यहाँ पर सांद्रता थी तो मैंने ताप कर दिया। इतना अंतर किया, ठीक है। और आगे लिखोगे, यदि विलयन का परासर दाब P एवं परम ताप कैपिटल T हो तो जो विलयन है उसका परासर दाब कितना है P, और जो टेम्परेचर है, जो परम ताप है, वो हमने कितना माना कैपिटल T। तो कुछ नहीं है, आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासर दाब है वो विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, P प्रोपोर्शनल T, बट कंडीशन क्या है, स्थिर सांद्रता, स्थिर सांद्रता पर, ठीक है। स्थिर सांद्रता पर, इसी से पूरी डेफिनेशन बना सकते हो अगर चाहो तो। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासर दाब विलयन के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और आप सभी जानते हो यार कि जब इसे इधर लेके आओगे और इसको हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो या P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट हमारा चार्ल्स वॉन-थॉप नियम। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है वो ये है तनु विलयनों की वॉन-थॉप समीकरण। तनु विलयनों की वॉन-थॉप समीकरण, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। न्यूमेरिकल इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो न्यूमेरिकल अगर यहाँ से बनेगा तो जो अब बताने वाला हूँ उसी से बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं यार, तनु बॉयल वॉन-थॉप नियम यहाँ लिख लो, चलो बॉयल वॉन-थॉप नियम, बॉयल वॉन-थॉप नियम व चार्ल्स वॉन-थॉप नियम को, चार्ल्स वॉन-थॉप नियम को संयुक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है, जो समीकरण प्राप्त होती है उसे तनु विलयनों की वॉन-थॉप समीकरण कहते हैं। राइटिंग अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो ना तो एडजस्ट कर लिया करो यार, क्या करूं, बचपन से ऐसी राइटिंग बहुत सुधारने की कोशिश की, सुधर नहीं पाई। वॉन-थॉप समीकरण कहते हैं और थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है इसलिए हो जाती है, ठीक है। देखो आप सभी जानते हो अगर हम बॉयल वॉन-थॉप नियम से बात करें तो क्या था हमारा रिलेशन, P प्रोपोर्शनल C, क्या था, P प्रोपोर्शनल C। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकता हूँ, ठीक है। और टेम्परेचर आप सभी जानते हो स्थिर ताप पर था, और दूसरी थी P प्रोपोर्शनल T। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। अगर हम दोनों को संयुक्त करें, समीकरण 1 व 2 से, तो P प्रोपोर्शनल CT, P प्रोपोर्शनल CT। और आप सभी अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसको हटाऊंगा ना तो यहाँ पर R या S आ जाएगा। क्या आएगा, R या S, या P इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं S लगा सकता हूँ, R लगा सकता हूँ, ठीक है, SCT। जहाँ यहाँ लिख लेना, जहाँ S इज इक्वल टू, अब देखो वहाँ पर होता था गैस स्थिरांक, यहाँ होगा विलयन स्थिरांक, जहाँ S इज इक्वल टू विलयन स्थिरांक। इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता दूंगा, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हाँ, या फिर मैं देखो इसको, या आप भी सीक्वेंस में लिख दो, या P इज इक्वल टू CST, ठीक है। ये हमारा सूत्र बन जाएगा, P बराबर CST। इतना क्लियर है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा रह गया जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना सभी के, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं ऊपर से, अब थोड़ा सा रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं और आज की वीडियो को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो आगे क्या करना आप सभी को, आप सभी जानते हो स्टूडेंट, यदि सांद्रता 1 मोल प्रति
वी लीटर हो तो, अगर हमने सांद्रता को 1 मोल प्रति वी लीटर ले लिया तो हम क्या करेंगे, सी की जगह आप सभी जानते हो हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/V मोल पर लीटर। ठीक है ना, समझदारों भी बताया था मैंने, तो मैं सी की जगह क्या लगा दूंगा 1/V, तो P बराबर 1/VST, तो V हमारे यहाँ आ जाएगा, या PV इज इक्वल टू ST। आगे लिखोगे विलेय के n मोलों के लिए, अगर विलेय के हमने n मोल उस विलेयन में घोल दिए तो, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर n से मल्टीपल कर देंगे, तो PV बराबर NST। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुई है, ये जो समीकरण है ना, इसी को बोला जाता है स्टूडेंट, यहाँ लिख दो, इसके नीचे आप एक लाइन लिख लेना, ठीक है ना, स्पेस नहीं बचा हुआ है। हाँ, इक्वेशन नंबर चलो बना दो, 2 बन चुकी है, 3। समीकरण 3 को तनु विलयनों की वॉन हॉफ समीकरण कहते हैं, वॉन हॉफ समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो समीकरण जो 3 आप सभी को दिखाई दे रहा है, इसी को हम तनु विलयनों की वॉन हॉफ समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर n की आप सभी जानते हो वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, बट n बराबर क्या होता है, W/m। समझदार हो, जानते हो नहीं जानते, बता चुका हूँ बहुत बार यार, आप गलती आपकी है कि आप सभी ने इसको तैयार नहीं किया है। n क्या है, विलेय के मूल है, तो विलेय के मूल बराबर क्या होगा, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो जहाँ पर आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप W/m लगा सकते हो, या PV इज इक्वल टू W/m ST। S की जगह आप अगर आपको R भी दिखाई दे जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, R या S का मतलब वही है, विलेयन स्थिरांक। और इसकी वैल्यू भी आप सभी याद रख लेना, इसकी वैल्यू S का अंकिक मान करके लिख लेना, S बराबर जी कांस्टेंट वैल्यू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन, ठीक है। और एक और होते हैं S बराबर 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो तनु विलयनों की वॉन हॉफ समीकरण है ना, वो कंप्लीट हो गई, समझ में आ गया ना। और एस के आपको मान याद रखने हैं 0.0, अगर लीटर वायुमंडल ये सारी चीज़ दे रखी है तो आपको ये लगानी है, और अगर जूल वूल ये सारी चीज़ दे रखी है तो आपको एस का मान ये लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता, कमेंट करके आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हो। तो वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार क्यों भूल जाते हो, शेयर भी कर दिया करो, क्या जाता है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।